हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को लेखांकन के आधारभूत मान्यताओं के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं वे मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। लेखांकन आधारभूत की मान्यताओं के तो बहुत से वीडियो देखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन ये जो वीडियो है वो बहुत ही आसान तरीके से आपको मान्यताओं को बताने में सहायक है। और जो 11th क्लास के हैं वो तो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही सरल शब्दों में मैंने यह वीडियो बनाया है ताकि उन्हें बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेखांकन के आधारभूत मान्यताएं। लेखांकन के आधारभूत मान्यताएं। लेखांकन के 4 मान्यताएं बताई गई हैं। सबसे पहले है लेखांकन अस्तित्व की मान्यताएं। दूसरा, मौद्रिक माप की मान्यता। तीसरा, चालू व्यवसाय की मान्यता। और चौथा है आपका लेखांकन अवधि की मान्यता। ये जो 4 हैं वो क्या है, आपके लेखांकन के आधारभूत मान्यता है। अब हम ये किस प्रकार से इन मान्यताओं को समझने में हमें सहायक हैं, तो चलिए आइए देखते हैं इनको सविस्तार। इन चारों को अब हम सविस्तार पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेखांकन अस्तित्व की मान्यता। इस मान्यता के अनुसार लेखांकन में व्यवसाय के अस्तित्व को व्यवसाय से अलग समझा जाता है, अर्थात लेखांकन का संबंध व्यवसाय से ना होकर व्यवसाय से ही रहता है। संपत्ति, दायित्व, पूंजी तथा आय, व्यय आदि व्यापारिक मदों की पहचान करते समय व्यवसाय को ही ध्यान में रखा जाता है, ना कि व्यवसाय को। स्पष्ट है, लेखांकन का अस्तित्व ही व्यवसाय से है, क्योंकि व्यवसाय में होने वाले लाभ, हानि, संपत्ति, दायित्व, पूंजी, इन सब का लेखांकन किया जाता है, ना कि व्यवसाय के बारे में लेखांकन किया जाता है। तो ये आपका लेखांकन अस्तित्व की मान्यता है, ये जो कि लेखांकन की मान्यताओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर अब हम देखेंगे दूसरा है आपका मौद्रिक माप की मान्यता। लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों को ध्यान में रखा जाता है जिनका मूल्य मौद्रिक इकाई में मापा जा सकता है, अर्थात केवल वित्तीय सौदे ही लेखांकन के अंतर्गत लिखे जाते हैं। प्रत्येक लेन देन को मुद्रा की माप में ही व्यक्त किया जाता है। स्पष्ट है, मौद्रिक को ही लेखांकन में लेखा किया जाता है, क्योंकि इन्हीं रुपयों मूल्यों से मापा जा सकता है और किसी भी बात को लेखांकन में नहीं लिखा जाता है जो मुद्रा से संबंधित ना हो। फिर भी मैं आप लोगों को एक उदाहरण देती हूँ। अगर कोई व्यवसायी 50 क्विंटल चने तथा 30 क्विंटल चावल से व्यापार शुरू करता है तो उसे लेखांकन में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 50 क्विंटल चावल, चना, इन सब को नहीं लिखा जाता है। बल्कि अगर यही बात रुपयों में लिखी जाती, जैसे 60,000 रुपये से उसने पूंजी शुरू किया, तो ये क्या था, आपका मुद्रा के रूप में है, तो ये आपका लेखांकन किया जाता। तो स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो मुद्रा के रूप में है उसी की माप को लेखांकन में लिखा जाएगा और उसे ही मान्यता प्राप्त होगी। तीसरा है आपका चालू व्यवसाय की मान्यता। लेखांकन करते समय हम यह मानकर चलते हैं कि भविष्य में व्यवसाय निरंतर जारी रहेगा। हम यह मानकर चलते हैं कि व्यवसाय को बंद करने की ज़रूरत नहीं होगी और न ही व्यवसाय बंद करने का विचार व्यवसायी करेगा। स्पष्ट है, कोई भी अगर व्यापार चालू करता है तो वह बंद होने की उम्मीद, आशा से तो नहीं करता है। वो यही सोचता है कि निरंतर वह व्यापार चलता रहेगा। तो इसमें जो चालू व्यवसाय की जो मान्यता है ये किस पे आधारित है? संपत्ति और दायित्व पर आधारित है। चालू व्यवसाय हमेशा संपत्ति और दायित्व पर आधारित रहती है, तो ये भी लेखांकन की आधारभूत मान्यता में शामिल है। अब हम देखेंगे चौथा, लास्ट, लेखांकन अवधि की मान्यता। चौथा है आपका लेखांकन अवधि की मान्यता। अवधि से ही स्पष्ट है कि लेखांकन कार्य में अवधि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस मान्यता के अनुसार व्यवसाय का कार्यशील जीवन कृत्रिम रूप से छोटी अवधि में बांट दिया जाता है।
इसमें स्पष्ट कहा है कि जीवन भर उस कार्य को अगर करते रहेंगे तो हमें लाभ हानि का ज्ञात नहीं होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, अवधि को छोटा कर देंगे। तो इसी के अवधि में बांट दिया जाता है, जिसे लेखांकन अवधि कहा जाता है। इस लेखांकन अवधि के अंत में आय विवरण, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण, जिसे चिट्ठा भी कहते हैं, तैयार किए जाते हैं ताकि व्यवसाय में भविष्य के लिए योजना बनाई जा सके। स्पष्ट है, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जीवन पर्यंत अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं और उसके बारे में हम डिटेल नहीं निकाल रहे हैं तो उसके हम लाभ हानि का ज्ञात नहीं कर सकेंगे, और अगर करेंगे भी तो हमें कन्फ्यूज़न होगा और समय भी लगेगा और गलती भी हो सकती है। लेकिन अगर हम उसी कार्य को अवधि में बांट दें, छोटे रूप में कर दें, तो हमें उसके लाभ हानि का ज्ञात करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और जो कि हमारे भविष्य में व्यवसाय की जो योजना बनाने में वह सहायक सिद्ध होती है। तो अवधि को लेखांकन में 12 माह अर्थात 1 वर्ष या वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक चलती है, ये समय बताया गया है। तो आज हम लोगों ने लेखांकन की आधारभूत मान्यताओं के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आप लोगों तक यह बात पहुंचाई है। और अगर मेरा भी यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।